कक्षा 10 अर्थशास्त्र का पहला पाठ विकास। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि विकास क्या होता है, विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास का क्या अर्थ है, विकास को मापा कैसे जाता है और औसत आय प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। इसके अतिरिक्त आय एवं अन्य लक्ष्य, विभिन्न देशों के मध्य विकास की तुलना करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक, धारणीय विकास। और इस पाठ के अंत में कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न दिए गए होंगे जिनको पढ़कर हल करने पर आपको यह पता चलेगा कि आपने कितना इस पाठ से सीखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। विकास। ठीक है, पहले इसका अर्थ देखते हैं। तो विकास क्या है? एक अमूर्त विचार है। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। तो पहले हम देखते हैं अमूर्त का अर्थ क्या होगा। अमूर्त उसे कहते हैं जो दिखाई नहीं देता है। तो विकास को आप आँखों से अपने देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ और भी गुण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, अमूर्त होते हैं। जैसे अच्छाई, अच्छाई आपको दिखाई नहीं देगी कि अच्छाई कैसी है, काली है, पीली है, मोटा पतला नहीं दिखाई देगा। उसी तरह है बुराई, बुराई भी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन हम इसको जानते हैं। जैसे कुछ गुण हैं, जैसे दयालु होना। दयालु है अगर कोई व्यक्ति तो उसे क्या कहा जाएगा? अच्छा माना जाएगा। यह गुण अच्छाई का है। ठीक है, तो यह मान लिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति दयालु है तो उसे आप अच्छा मान सकते हैं। उसके कामों से, उसके कार्य से आप, अगर कोई व्यक्ति जैसे ईमानदार है तो आप क्या मान लेंगे कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, यानी उसमें अच्छाई है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर चोर है तो चोर है तो यानी कि बुराई है, तो यानी वह व्यक्ति बुरा है। तो बुराई को जानने के लिए हम इसके गुणों के देखेंगे, वह चोरी करता है, क्या करता है, उसी आधार पर हम जानते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, या अच्छाई बुराई को इसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो हम विकास को भी कुछ आधारों पर निर्धारित करेंगे क्योंकि इसे जानना जरूरी है। और जानने का तरीका क्या है, इसको हम देख नहीं सकते तो कुछ इसके साथ मानदंड जोड़ देंगे। जैसे कि हमने अभी यहाँ जोड़ा था कि दयालु, ईमानदारी, चोरी, ये सब क्या है? विभिन्न प्रकार के गुण हैं, जिसमें जैसा गुण रहेगा उसमें उसी प्रकार का अच्छाई या बुराई मान लिया जाएगा। तो विकास को मापने का सबसे बढ़िया तरीका है आय। ठीक है, तो आय जिसकी अधिक होगी उसके पास क्या होगा? संसाधन अधिक होंगे या संपन्न व्यक्ति होगा। तो संपन्नता जब बढ़ती है तो माना जाता है कि विकास है। भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, जैसे कार, गाड़ी, बंगला इत्यादि जब आएंगे तो मान लिया जाता है वह क्षेत्र विकसित हो रहा है या वह परिवार विकसित हो रहा है। ठीक है, तो आय को सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हम भौतिक संसाधनों को, जैसे ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, तो भौतिक संसाधनों को खरीद सकते हैं। इस कारण से जहाँ आय अधिक होगी उसे विकसित माना जाएगा, जहाँ आय कम होगी उसे अविकसित माना जाएगा। ठीक, अब देखिए अलग अलग लोगों के लिए विकास अलग अलग होता है, जिसे इस तालिका से आप समझ सकते हैं। अब इस तालिका में आप देखिए विभिन्न प्रकार के व्यक्ति इसमें हैं, व्यक्तियों की श्रेणी दी गई है और उनके विकास से संबंधित लक्ष्य, आकांक्षाएं या उनकी इच्छा क्या है जिसको वह विकास मानते हैं। तो एक ग्रामीण मजदूर है, ठीक, जिसके पास कोई भूमि नहीं है, भूमिहीन है, तो वह दूसरे के वहाँ काम करने जाएगा। तो काम करने जाएगा तो वह क्या चाहेगा? उसे बेहतर मजदूरी मिले, मजदूरी अधिक मिले और काम के दिन भी अधिक हों। ठीक, अधिक दिन काम मिले और मजदूरी अधिक मिले, और स्थानीय स्कूल में उसके बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान हो सके। ठीक है, इसी प्रकार उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, यानी कि वह क्या चाहता है? बराबरी का व्यवहार चाहता है, सब लोग उसके साथ बराबरी का व्यवहार करें, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक, और गांव में वह नेता भी बन सकने की इच्छा रखता है कि या ग्राम प्रधानी का चुनाव या कोई चुनाव, वार्ड का चुनाव होता है
तो वह उसमें नेता बन सके, ऐसी उसकी इच्छा है, उसके लिए यह विकास है। ठीक। अब देखिए पंजाब का कोई समृद्ध किसान है, उसके लिए क्या विकास है? उपज का ज़्यादा मूल्य मिले। ठीक है। मेहनती और सस्ते श्रमिक मिले, यानी मजदूर जो है कम पैसा ले, सस्ता मजदूर इसको चाहिए। और जबकि मजदूर क्या चाह रहा है कि हमको ज़्यादा मजदूरी मिले। यानी दोनों के लिए क्या हो रहा है? विकास भिन्न भिन्न है और साथ ही विरोधाभासी भी है। यह चाह रहा है अधिक मजदूरी मिले, यह चाह रहा है कम मजदूरी देना पड़े। ठीक है। परिवार की उच्च आय हो, जिससे बच्चे उसके विदेश में जाके बढ़िया से बस सकें या सेटल्ड हो सकें। ठीक है। वहाँ पे जाके बढ़िया से बच्चे विदेश में हो सके। क्यों? क्योंकि इसके पास इतना धन अभी है कि उसका बच्चा स्थानीय स्कूल में पढ़ सकता है। इस कारण से इसके लिए विकास वह होगा जो इसकी अगली स्थिति है। ठीक। अब किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर का मतलब क्या है? कि उसके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। अगर वर्षा नहीं होगी तो उसका उपज भी नहीं होगा। ठीक है। तो यह क्या चाहेगा कि इसकी उपज जो है अच्छी हो और वर्षा समय पर हो। वर्षा अगर समय पर होगी तो इसकी उपज अच्छी होगी। यह चाहेगा कि पूरे वर्ष भर के लिए इतनी उपज हो जाए कि पूरे वर्ष भर के लिए वह आराम से खा सके, रह सके, जी सके। ठीक है। उसका परिवार आसानी से चल सके। क्योंकि वर्षा आधारित कृषि में उत्पादन कम होता है, क्योंकि सिंचाई इत्यादि की सुविधा नहीं होती है। भूस्वामी परिवार का कोई ग्रामीण महिला है। भूस्वामी का मतलब उसके पास ज़मीन पर्याप्त है। ज़मीन पर्याप्त है इसका अर्थ क्या होगा? वह महिला खाने के लिए परेशान नहीं है। तो वह क्या सोचेगी? उसका कुछ उसके लिए विकास कुछ अलग होगा। वह गहने के बारे में सोचेगी, सोने के बारे में सोचेगी, सोने का मतलब गोल्ड के बारे में सोचेगी। ठीक है। और घर में कोई काम करने वाला आ जाए, आराम से उसका जीवन कटे। ठीक है। इसी प्रकार शहरी बेरोजगार है, यह क्या चाहेगा? इसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। ठीक। अच्छी नौकरी का यह चाह रखेगा। और क्या है? शहर में कोई अमीर परिवार का लड़का है तो वह क्या सोचेगा? यह लड़का यह सोचेगा कि इसके पास बढ़िया बाइक हो, बढ़िया कार हो, कार है तो उससे अच्छी कार हो। ठीक। विदेशों में जाकर पढ़ाई कर सके, घूमने फिरने के लिए और भी सुख सुविधाओं के लिए साधन हो। ठीक। लेकिन लड़की अगर उसी प्रकार की है तो क्या चाहेगी? यह उससे कम चाहेगी। ये भाई की तरह आज़ादी ही इसके लिए विकास है। जबकि भाई को जो आज़ादी मिली है वह उसको नहीं समझेगा। वह क्या चाहेगा? वह चाहेगा कि इससे भी ज़्यादा कुछ मिले, तभी तो उसको लगेगा कि वह विकास है। ठीक। अपने फैसले वह खुद कर सके, ऐसी लड़की की इच्छा है। और विदेश में पढ़ाई कर सके। ठीक। तो यानी कि इसके लिए क्या है? विकास अपने भाई से कुछ अलग चीज़ें हैं। नर्मदा घाटी का कोई आदिवासी है, यह क्या चाहेगा? अभी पढ़ा होगा आपने, नर्मदा घाटी में बांध बनने की वजह से एक सरदार सरोवर बांध था जिसमें विवाद था कि यहाँ बांध बनने की वजह से बहुत सारे लोग विस्थापित होते हैं, उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है और आदिवासी जंगलों पर निर्भर होते हैं। तो वह क्या चाहेंगे कि जंगल हष्ट पुष्ट रहें, पूरे भरे रहें, ताकि हमें अपना भोजन आसानी से मिल सके। वह प्राकृतिक वातावरण को बचाएंगे। ठीक। उनके लिए वही विकास है, प्राकृतिक वातावरण ही विकास है। उद्योगपति मान लीजिए कोई है तो वो क्या करेगा? उसके लिए क्या चाहिए? वह चाहेगा अधिक से अधिक बांध बने। बांध से क्या होगा? बिजली बनेगी। ठीक है। बांध से बिजली बनेगी। जबकि आदिवासी क्या चाहेगा? बांध कम बने, क्योंकि बांध की वजह से उन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है। तो क्या एक का विश्लेषण करिए, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। इससे क्या पता चलता है उस तालिका से? कि अलग अलग लोगों के लिए विकास की माप अलग अलग है। ठीक है। हर आदमी एक ही चीज़ को विकास नहीं मान रहा है। कोई प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना विकास मान रहा है तो कोई प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट करके बिजली बनाना विकास कर रहा है। ठीक है। अब देखिए कुछ बातें जो एक दूसरे से परस्पर विरोधी हैं। जैसे किसान क्या चाह रहा है? कि सस्ते मजदूर मिले
और मजदूर क्या चाह रहा है कि उसकी मजदूरी अधिक हो। तो इन दोनों में विरोधाभास है कि नहीं। उसी प्रकार से आप देखेंगे उद्योगपति, उद्योगपति क्या चाह रहा है कि इसे अधिक बिजली मिले, जबकि आदिवासी चाह रहा है कि बांध ना बने। तो उद्योगपति जो बिजली की मांग कैसे पूरा करना चाह रहा है, बांध की सहायता से, और ये बांध न बनना देने चाह रहे हैं क्योंकि इनका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है। और भाई बहन में भी आप विरोधाभास देख सकते हैं कि बहन क्या चाहेगी कि उसका भाई घर में काम करे, और जबकि भाई चाहेगा कि उसे घर में काम ना करना पड़े। ठीक है, बहन भाई के बीच में हुए हम। अब देखिए वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, किसान और मजदूर के विचार परस्पर विरोधी हैं। निष्कर्ष इससे क्या आता है, लोगों का विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है, पहला निष्कर्ष है। और दूसरा क्या है कि उनके मध्य जो विचार है वह परस्पर विरोधी भी हो सकता है। ठीक है, जो चीज़ें एक के लिए विकास हो दूसरे के लिए विनाश हो सकती हैं, तो इस कारण से इसे परस्पर विरोधी हो सकता है। जैसा कि आप देखिए उद्योगपति और आदिवासियों के संदर्भ में, तो उद्योगपति के लिए जो विकास है वह आदिवासियों के लिए क्या है, विनाश है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय विकास, इसका अर्थ क्या होगा। राष्ट्रीय विकास का अर्थ होता है किसी देश का विकास होना। ठीक, लेकिन अलग अलग लोगों का जो लक्ष्य होता है विकास का वह अलग अलग होता है। इस कारण जो राष्ट्रीय विकास की अवधारणा है वह भी अलग होगी। जैसे कुछ लोगों बिल्डिंग बनाने, भवन बनाने को ही विकास मानेंगे, जबकि हो सकता है कुछ लोग पर्यावरण को विकास मानते हों। हो सकता है कुछ लोग खुश होने को विकास मानते हो, जैसा कि भूटान में माना जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स निकालता है। ठीक, तो अगर अलग अलग आधारों पर मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि कुछ लोगों का विकास होना और कुछ लोगों का न विकास ना होना एक दूसरे से टकराएंगे, और क्या होगा, कुछ परस्पर विरोधी मत जो है या परस्पर विरोधी अवधारणा आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम विभिन्न देशों के मध्य तुलना नहीं कर सकते हैं। तो यह उपयुक्त विचार क्या होगा जिससे कि विकास को माना जा सके, इसको जानने के लिए आइए हम एक उदाहरण को ध्यान में रखते हैं, या उससे हम समझते हैं कि विकास का उपयुक्त तरीका क्या होना चाहिए। अब देखिए हम विकास को समझने के लिए या विकास का उपयुक्त मानदंड बनाने के लिए, उपयुक्त मानदंड क्या हो इसको जानने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक कक्षा है, उसमें कुछ विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों की तुलना कैसे करेंगे। या तो हम उनकी ऊंचाई ले लें कि या जो लड़का लंबा होगा लाइन लगाते समय उसको आगे खड़ा किया जाए, और जो छोटे होंगे उनको पीछे, या जो छोटे होंगे उनको आगे और जो लंबे होंगे उनको पीछे। इसी तरह से ऊंचाई को, स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि वह कितने मजबूत हैं। तो इसको जानने के लिए हम क्या कराएंगे, दौड़ कराते हैं या और कोई ऐसी गतिविधि कराते हैं जिससे पता चले वो स्वस्थ है कि नहीं। प्रतिभा को ध्यान में रखते हैं, इसके लिए क्या होता है कि टेस्ट ले सकते हैं या एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो हम पाएंगे कि उनके सोच विचार में विभिन्न प्रकार का अंतर है। हो सकता है कोई लड़का बुद्धिमान हो परंतु शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं। उसी प्रकार से शारीरिक रूप से मजबूत हो लेकिन पढ़ने में कमज़ोर हो। अब देखेंगे कोई पहलवान टाइप लड़का है तो पता चला वो पढ़ने में कमज़ोर है। पढ़ने में कमज़ोर हो लेकिन बात करने में तेज़ हो, ऐसा भी हो सकता है। और पढ़ने में तेज़ हो लेकिन मिलनसार ना हो। पढ़ने वाले लड़के मिलनसार कम होते हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो अब हम देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि सबके लिए उपयुक्त मानदंड बन जाए। तो अभी हम एक काम ये कर सकते हैं कि जिस प्रकार का उद्देश्य रहेगा हमारा, अगर हमारा उद्देश्य खेल कूद है या कोई कबड्डी का मैच होने वाला है तो हम स्वस्थ लड़कों को या मजबूत लड़कों को ले लेंगे। ठीक है, अगर विज्ञान में कहीं जाना है तो हम प्रतिभा को ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम लेकर निकाल सकते हैं।
पिकनिक मनाने जाना है तो मिलनसार लड़कों को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि पता अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग बच्चों को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको देखना हो कि सर्वांगीण विकास किसका हुआ, यानी कि सभी पक्षों का विकास किसका हुआ है, तो हम उन्हीं में से क्या करेंगे, कुछ गुणों को चुन लेंगे। जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले एग्ज़ाम निकाल कराएंगे जिससे उसकी प्रतिभा पता चल जाएगा। फिर उसके साथ ही कुछ दौड़ या खेल कूद का भी कार्यक्रम रखेंगे जिससे उसके स्वास्थ्य का पता चल जाए। यानी कि हम इन्हीं तरीकों में, इन्हीं मानदंडों में से कुछ को अपनाकर उपयुक्त तरीका बना सकते हैं जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास को जानकर उन्हें निकाला जा सके। यह तरीका भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अलग अलग बच्चे में अलग अलग प्रकार का गुण होता है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि कुछ मानदंडों को मान लिया जाए। तो ऐसे ही हम विकास को जानने के लिए, तो अभी हमने देखा था विकास का उपयुक्त तरीका क्या हो, तो विकास को जानने के लिए हमने क्या किया है, आय को मान लिया है, ठीक है। कि जिस देश की आय अधिक होगी उसको विकसित माना जाएगा, और जिस देश की आय कम होगी उसे अविकसित माना जाएगा। अब हमारे पास एक तरीका निकल के आए विकास को जानने का, वह क्या है, आय है, ठीक है। तो जिस देश की आय अधिक होगी वह विकसित, और जिस देश की आय कम होगी वह अविकसित। तो इसी आय को अगर हम देश की आय कहेंगे जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है, पूरे देश की आय है। अगर अधिक है तो अच्छा है यानी विकसित है, और अगर कम है तो अविकसित है, ठीक है। कम होने पे अविकसित मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं, इसमें यह पता नहीं चल रहा है कि कमाने वाले कितने लोग हैं और उसे खाने वाले कितने लोग हैं। ऐसे मान लीजिए दो परिवार हैं, ठीक है। दो परिवारों की तुलना करते हैं तो हमें यह चीज़ें और स्पष्ट पता चल जाएगी। मान लीजिए एक परिवार है जो 1 लाख रुपया महीना कमाता है, ठीक। लेकिन इसमें 20 लोग हैं, जैसे चाचा ताऊ उनके लड़के, पूरा संयुक्त परिवार है, 20 लोग हैं। एक दूसरा परिवार है केवल 50,000 कमाता है, जिसमें केवल 5 लोग हैं। अब हम देखेंगे साधारण रूप से हमें क्या पता चलता है कि जो 1 लाख कमाने वाला परिवार है वह विकसित है, जबकि जो 50,000 कमाने वाला परिवार है इसकी तुलना में कम है, आधा है। यहाँ 1 लाख कमाया जा रहा है, यहाँ 50,000 कमाया जा रहा है, ठीक है। तो यह इसका आधा दिख रहा है क्षमता में। लेकिन अब इस पे निर्भर, अगर इसको मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ए वाला जो परिवार है इसकी औसत आय कितनी आती है, तो 20 लोग हैं तो 20 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5,000, ठीक है। 5,000 है ये, 50,000 नहीं, 5,000। और 5 से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। 5 से काटने पर यह कितना हो जाएगा, 10,000। तो अब क्या पता चल रहा है कि वास्तव में यह परिवार इस परिवार की तुलना में धनी है, और इसकी प्रति व्यक्ति आय 10,000 है, जबकि इसकी प्रति व्यक्ति आय केवल 5,000 है। यानी कि एक व्यक्ति पे एक केवल 5,000 कमाते हैं जबकि 10,000 कमाते हैं, यानी कि यह इनसे दुगना अच्छे हैं, इनसे दोगुनी की क्षमता रखते हैं किसी भी सामान को खरीदने में, ठीक। तो केवल आय न देखकर हम क्या देखते हैं, औसत आय, या औसत आय को ही हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग विकास को मानने में किया जाता है, ठीक है। वही चीज़ें हैं यहाँ देख लीजिए। इसे उपयुक्त बनाने के लिए जो आय वाला पैमाना था, इसे और उपयुक्त बनाने के लिए हमने क्या किया, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा लाई। परंतु यह भी पूर्णतया शुद्ध नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। वह पहले देख लेते हैं प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। तो देश की कुल आय में उसकी जनसंख्या, ये आय है, देश की कुल आय में उसकी जनसंख्या से भाग देने पर जो मान आएगा वह प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। तो देश की यानी कि राष्ट्रीय आय बटा
जनसंख्या। यही सूत्र हो जाएगा हमारा किसका, प्रति व्यक्ति आय का। ठीक है, यह प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होगा। तो यह जिस देश का अधिक होगा उसे अच्छा माना जाएगा, जिस देश का कम होगा उसे बुरा माना जाएगा। तो विश्व बैंक के अनुसार अगर उसकी आय $12,056 प्रति व्यक्ति आय $12,056 से अधिक कितने दिनों में, 1 वर्ष में, प्रति वर्ष से अधिक आती है तो वह विकसित होगा। अगर 995 प्रति वर्ष से कम आती है तो वह क्या होगा, अविकसित होगा। और इन दोनों के मध्य आती है तो वह क्या होगा, विकासशील होगा। अभी हमने देखा कि औसत आय भी पूर्णतया शुद्ध तरीका नहीं है, तो इसमें कमी क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ 2 देश दिए गए हैं, देश क और देश ख। अब इन दोनों का जब हम औसत निकालते हैं, इसमें 5 नागरिक हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 नागरिक हैं जिनकी कुछ कमाई है और इनकी कमाई कुछ इस प्रकार है। देखिए, देश क में लगभग लोग बराबर कमा रहे हैं, जबकि देश ख में 4 लोग 500 रुपये एक साल में कमाते हैं, जबकि एक आदमी 48,000 कमाता है। अब औसत निकालते हैं तो दोनों का योग जो है 50,000 होगा। इसको हम 5 से भाग देंगे तो दोनों का ही औसत 10,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो 10,000 इसका भी आएगा और 10,000 इसका भी आएगा। लेकिन इससे यह नहीं पता चल रहा है कि यहाँ असमानता कितनी है। देश ख में देखिए बहुत बड़ी असमानता है, एक आदमी सब कुछ लेकर बैठा है, बाकी लोगों को खाने के लिए मोहताज है। जबकि बी देश में, ए देश में देखिए, ये ख देश की बात है और ये क देश की बात है। अब क देश में क्या है, यहाँ समानता ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो सबसे कम कमाने वाला है वह भी 9,500 कमाता है और जो सबसे अधिक कमाने वाला है वह भी 10,200 कमाता है। लेकिन इसमें देखिए, सबसे कम कमाने वाले 500 हैं और सबसे अधिक कमाने वाले 48,000 हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आपको ऑफ़र मिलता है कि इन देशों में आप नागरिक बनना चाहें तो आप कहाँ बनना चाहेंगे। अगर आपको कहा जाए कि आपको ख देश में नागरिक बनना है और 5वां नागरिक आप होंगे, तो आप देखेंगे कि 5वां नागरिक सबसे अमीर है, आप तुरंत बन जाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये पर्ची द्वारा होगा, पर्ची मतलब लकी ड्रा होगा कि आप कहाँ के नागरिक बनेंगे, अब बताइए आप कौन से देश का नागरिक बनना चाहते हैं, तो आप रिस्क नहीं लेंगे और क्या कहेंगे, मैं ए देश का ही नागरिक या क देश का ही नागरिक बनना चाहूँगा। क्योंकि अगर इसमें सबसे बुरा भी आया तो आप 9,500 कमाएंगे और सबसे अच्छा आया तो 10,200 कमाएंगे। लेकिन अगर इसमें सबसे अच्छा आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सीधे आप बॉटम में जाएंगे, केवल 500 कमाएंगे और इसमें से आपका खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है, इसी को आप क्या देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया गया है। यह जो है ख देश का वही 5वां व्यक्ति है, समझ लीजिए, जिसके पास 4 कुर्सियाँ हैं, ये बैठा नहीं है बल्कि लेटा है। और यहाँ देखिए 4 लोग हैं किसी तरह बैठे हुए हैं बच बचा के। और ये देखिए देश क है, इसमें सभी लोग लगभग समान हैं और समान रूप से बैठने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए औसत आय की उन्हीं कमियों को यहाँ बताया गया है। तो पहली कमी क्या है, इससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता, गरीबों और अमीरों का अंतर भी पता नहीं चल पाता है। सभी लोग देखने में तो समान हैं लेकिन असमानता रहती है। ठीक है, ये भी एक कमी है। तो ये कमियां हो गई प्रति व्यक्ति आय की। अब देखिए, लोगों का लक्ष्य केवल आय कमाना नहीं होता, रुपया ही हर चीज़ नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए इससे भी महत्वपूर्ण अन्य चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहला काम तो लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतलब आय तो प्राप्त हो, लेकिन इसके साथ ही कुछ और चीज़ें चाहते हैं, जैसे बराबरी का व्यवहार, बराबरी का व्यवहार हो गया। स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। बराबरी का व्यवहार किससे, कोई अमीर व्यक्ति है या कोई मालिक है, वो चाहता है मेरे साथ बराबरी का व्यवहार करे, मुझे गाली गलौज ना दे। स्वतंत्रता मतलब जैसे कुछ देश चाहते हैं कि मुझे निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, जैसे अभी अपने भाई बहन के निर्णय में देखा। सुरक्षा चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा काम है जहाँ सुरक्षा कम है तो लोग जाना पसंद नहीं करते हैं।
ठीक है। केवल पैसा ही हर चीज़ नहीं है, अन्य भी चीज़ें हैं इसके साथ ही जो ये है। इसको उदाहरण से एक समझ सकते हैं, जैसे कहीं आप काम पर गए, वहाँ सुविधाएं अधिक हैं और वहाँ का वातावरण भी अच्छा है, तो आपको कम वेतन भी मिलेगा तो आप काम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं नौकरी करने गए और वहाँ आपको 10,000 रुपये मिलते हैं, प्लस बीमार होने पर दवाई के लिए बढ़िया बीमा किया गया है, और एक केबिन मिलता है जिसमें आपको कंप्यूटर चलाना है, महीने में आपको 10,000 मिलेगा। दूसरा काम अगर कोई आपको जैसे है, मान लीजिए वहाँ 15,000 मिलता है, कोयले की खुदाई करनी है, उसे ढोकर बाहर ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छा दशाएं यहाँ पर है, वेतन तो कम है लेकिन यहाँ दशाएं और पर्यावरण या वातावरण अच्छा है, इस कारण से आप यहाँ नौकरी न करके यहाँ पर नौकरी केवल 10,000 में करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, यही कारण है कि सरकारी नौकरी में आप देखेंगे अगर वेतन कम भी है तो सरकारी नौकरी में क्या है, काम की सुरक्षा है कि नहीं, वेतन मतलब उसकी नौकरी जाने का चिंता नहीं है। जैसे कि कोरोना आया था, कई लोगों की प्राइवेट नौकरी चली गई, लेकिन सरकारी नौकरी वालों की नौकरी नहीं गई, वेतन भी नहीं रुका। इसी कारण से लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी को महत्व देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ठीक, मामलों में यह जो अन्य लक्ष्य हैं यह आय से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे घनिष्ठ मित्रता कहीं है तो वह रुपए से उसको तोड़ा नहीं जा सकता, न तो खरीदा जा सकता है। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, वहाँ 10 आपके अच्छे मित्र बन गए, ठीक है, आपको कहीं और भेजा जा रहा है जहाँ आपको 12,000 रुपये वेतन मिलेगा और यहाँ आपको केवल 10,000 रुपये वेतन मिल रहा था। दशाएं सभी वही हैं, वहाँ भी आपको कंप्यूटर चलाना है, यहाँ भी आपको कंप्यूटर चलाना है, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि हमारी मित्रता यहाँ बनी हुई है, इस कारण से हम यहाँ से न जाएं। तो मित्रता की वजह से कई सारे लोग नहीं छोड़ पाते हैं काम। ये भी अन्य लक्ष्यों में से एक है कि नहीं, इसका भी महत्व है। इसी प्रकार से मुद्रा से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ें आप केवल आय से प्राप्त नहीं कर सकते, इस कारण से अन्य लक्ष्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी कारण से अब हम क्या करते हैं, केवल विकास के लिए या देश के विकास के लिए आय को न मानकर कुछ अन्य मानदंडों को भी मानते हैं। जैसे अभी आपने देखा ऊपर मित्रता, वातावरण, स्वास्थ्य इत्यादि के कारण भी लोग काम करने नहीं जाते हैं। ठीक, तो ये देखिए लोग बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे आदर और समानता के बारे में या समानता का व्यवहार पाना चाहते हैं, आज़ादी इत्यादि के बारे में भी सोचते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है। इसलिए विकास को जानने के लिए केवल औसत आय ही नहीं, बल्कि उसके अलावा अन्य लक्षणों के विषय में भी सोचना होगा। ठीक, जैसे इसकी तुलना हम ये केरल है, हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ राज्यों के तुलनात्मक आंकड़ों से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा 1 नंबर पर है, केरल 2 नंबर पर है और बिहार 3 नंबर पर है। ठीक, लेकिन शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, इन तीनों का ही अर्थ पहले जान लेते हैं। तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और 1 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले ही मर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। यह कितने पर मापा जाता है, 1,000 जीवित बच्चों पर कितने लोग मर रहे हैं उस अनुपात में मापा जाता है। साक्षरता दर क्या होती है, 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का वह अनुपात जो साक्षर है, अपना काम कर सकता है, उसे साक्षरता दर कहते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उसे निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। अब देखिए हरियाणा में शिशु मृत्यु दर केरल की तुलना में अधिक है, जबकि आय में हरियाणा 1 नंबर पे है, केरल 2 नंबर पे है। ठीक, यानी कि स्वास्थ्य सुविधा केरल में अच्छी है। साक्षरता दर देखिए यहाँ पे कम है, जबकि केरल में सबसे अधिक है। ठीक, इसी प्रकार से देखिए निवल उपस्थिति में भी हरियाणा पीछे है, जबकि केरल उससे आगे है। तो इससे क्या पता चलता है
कि आय के लिए मतलब विकास के लिए आय के अतिरिक्त कुछ अन्य मानदंडों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उसी आधार पर यूएनडीपी ने कुछ मानदंड विकसित किए हैं जिस आधार पर विकास को मापा जाता है। अभी हमने देखा कि विश्व बैंक ने केवल आय के आधार पर मापा, लेकिन यूएनडीपी आय के अतिरिक्त कुछ अन्य लक्ष्यों को भी जोड़ती है। अब देखिए यूएनडीपी का जो अन्य लक्ष्य जोड़ने के साथ जो सूचकांक बनाती है उसे कहते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसका उपयोग क्या करने के लिए करते हैं? देशों के मध्य मानव विकास को जानने के लिए करते हैं। विकास किसने किया था? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महमूद उल हक द्वारा इसका विकास किया गया था। इसी यूएनडीपी को ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब इसके मानदंड क्या हैं? जो आय तो था, तो आय को यह भी लेते हैं भाई, चलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है? जीवन प्रत्याशा। और तीसरा क्या है? शिक्षा। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि जीवन जीने की आशा। जैसे ही बच्चा पैदा होता है इससे पता चल जाएगा कि कितने वर्ष जिएंगे या कितने वर्ष जीने की उम्मीद है या आशा है। ठीक है, और शिक्षा का मतलब वही साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, उसी आधार पर मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। 3 मानदंड बताएं कौन कौन से? एक तो प्रति व्यक्ति आय, तो ये प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, या औसत आय है। दूसरा क्या था आपका? जीवन प्रत्याशा, यानी कि कोई कितना वक्त जिएगा। और तीसरा क्या था आपका? शिक्षा। ठीक, इन तीनों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि केवल आय के आधार पर जो मानदंड बनाया गया है वह अपर्याप्त है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़कर इसे और उपयुक्त बनाया जाता है, लेकिन यह भी पूरी तरह से सही नहीं है या पर्याप्त नहीं है, जिसमें और सुधार किया जा सकता है। तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, पहले ही बता दिया गया है। और 2021 में भारत की रैंक कितनी थी? 131 थी। ये देखिए 2019 का मानव विकास रिपोर्ट है, जिसमें भारत की आय इतनी है 6000 के आसपास, और जीवन प्रत्याशा 68.8 है। विद्यालयी औसत शिक्षा जो है ये 6.5 है, और कुल इंडेक्स में इसकी स्थिति 130 है। लेकिन आप देखेंगे एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से कहीं आगे है। इसकी स्थिति केवल 73वीं है, यानी 73वां रैंक है। यह कुल कितने में है? 189 देशों में भारत 130वें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका केवल 73वें स्थान पर है। ठीक है, यानी कि श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है मानव विकास रिपोर्ट के संबंध में। इस रिपोर्ट को आप और अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं कि किसकी स्थिति क्या है। बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? तो ऊंचाई के अनुपात में जो वजन होता है उसी को हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इसको निकालते कहते हैं ऊंचाई का स्क्वायर बटा वजन। ये सूत्र से एक इंडेक्स निकलेगा या मान आएगा। अगर जिसको आप एक सूची दी गई है उसमें से मिलान करने पर आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चा कुपोषित है या मोटापा है या अति कुपोषित है। ठीक है, और मानव विकास रिपोर्ट के बारे में हमने बता दिया है, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स की वह सूची देखिए यह है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 14 वर्ष का है, 0 महीने का है, और 15.4 से अगर वह मान कम आता है, कौन सा मान? ऊंचाई के स्क्वायर में वजन से भाग देने पर अगर यह मान 15.4 से कम आता है तो कुपोषित कमज़ोर है, और 27.3 से अधिक आता है तब भी कुपोषित है और मोटापा है। और उसका मान कितना आना चाहिए? 15.4 से 27.3 के बीच में आनी चाहिए। इसी प्रकार उम्र बढ़ने के साथ मान बढ़ता जाएगा। एक और तथ्य है सार्वजनिक सुविधाएं। यह क्या होती हैं? सार्वजनिक का मतलब शब्द से देखिए, यहाँ है सर्व प्लस जन। सर्वजन यानी कि सभी लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं उन्हीं को हम सार्वजनिक सुविधा कहते हैं। ठीक है,
कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे उन्हें आप अकेले करेंगे तो आप उससे नहीं बच सकते हैं। जैसे कहीं आप हैं और वहाँ मिलावट की वस्तुएं मिलती ही मिलती हैं, तो आप चाहे कितना भी पैसा दे दें उसमें मिलावट होगा ही होगा। कहीं अगर प्रदूषण है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, वहाँ प्रदूषण है, तो आप पैसा खर्च कर कर भी उस वातावरण से नहीं बच सकते हैं। इसी प्रकार आप कहीं संक्रामक बीमारी है, जैसे कोरोना आया था, कोविड-19 जिसको कहते हैं, कोविड-19 के समय आपने देखा कि एक आदमी के बचाने से आप नहीं बच सकते हैं, पूरे समुदाय को बचना है। तो इस नाते कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि सभी लोगों को आसानी से वह चीज़ें मिल सके, जिससे वह अपनी स्वास्थ्य और सफाई पे ध्यान दे सकें। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि सभी लोगों को अच्छा और सस्ते तरीके से सामूहिक रूप से उन चीज़ों को उपलब्ध कराना। और वे चीज़ें क्या हैं उसको देखिए। महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं या सुविधाएं होती हैं, उसमें सामूहिक सुरक्षा। जैसे कोई गांव है, अब गांव में व्यक्ति सुरक्षा के लिए हर घर पर एक गार्ड रखा जाए, ये संभव नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा और सब लोग रख भी नहीं पाएंगे। उससे अच्छा क्या है, पूरे गांव के लिए एक दो लोगों को नियुक्त कर दिया जाए और सामूहिक रूप से उसका भुगतान कर दिया जाए। इसी तरह पढ़ाई है। अगर मान लीजिए आपके गांव में पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो आप कितना भी पैसा खर्च करके अकेले पढ़ना चाहें तो वह दशा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वहाँ स्कूल ही नहीं है, स्कूल में वह बच्चे ही नहीं हैं कि जो अच्छा पढ़ाएं पढ़ें। ठीक है, तो इस कारण से शिक्षा भी एक ऐसी सार्वजनिक सुविधा है जो सभी को प्राप्त होनी चाहिए। महिला शिक्षा, महिला शिक्षा की भी पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा में महिलाओं को प्रवेश लेने में तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। अब देखिए सबसे आखिरी में विकास की धारणीयता या धारणीय विकास, जिसे भूगोल के पहले चैप्टर में संसाधन एवं विकास में भी पढ़ाया गया था। तो विकास कैसा होना चाहिए? विकास ऐसा हो कि हमारा वर्तमान विकास भी बाधित ना हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त संसाधन बचे रहें, ताकि वह भी अपना विकास कर सके। ठीक है, जैसे भारत में भूमिगत जल का दोहन। ठीक, अब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में इतना ज़्यादा दोहन हो गया कि नीचे का जल खत्म हो जा रहा है। इसका कारण क्या है कि वर्षा से जितना जल का कारण क्या है कि वर्षा से जितना जल इस भूमि के नीचे रिस रिस कर जाता है, उससे ज़्यादा हम निकाल ले रहे हैं। इसके कारण, इस कारण से क्या हो रहा है, यह जल का स्तर धीरे धीरे नीचे हो रहा है और समाप्त होते जा रहा है। इसी प्रकार से कच्चा तेल, कोयला इत्यादि का भी अत्यधिक दोहन करने की वजह से वह समाप्त होते जा रहे हैं। धारणीय विकास को और अच्छे से समझना है तो संसाधन एवं विकास के पहले चैप्टर का वीडियो इसी चैनल पर पड़ा है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, औसत आय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। दूसरा, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से भारत की स्थिति से बेहतर है। तो भारत की स्थिति से कौन बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान में तो ये हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका बेहतर है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास का मानदंड नहीं है? तो कौन सा विकास का मानदंड नहीं है? इसको ऊपर कर लेते हैं। साक्षरता दर, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये यहाँ सी रहेगा, ये प्रति व्यक्ति आय और वन ह्रास। तो इसमें हो जाएगा उत्तर वन ह्रास। ठीक है, ये सही उत्तर है वन ह्रास। ये गलती से यहाँ सी आ गया, सी यहाँ होना चाहिए। विकास का सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो विकास का सबसे उपयुक्त मानदंड है प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए, जीडीपी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद है, न कि राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, और सकल राष्ट्रीय आय को क्या कहेंगे? जीएनपी कहेंगे।
कोई क्षेत्र कब पिछड़ा माना जाता है? जब वहाँ शिशु मृत्यु दर अधिक होगी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अनुसार विकसित देश होगा? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ए हो जाएगा, $1295 से अधिक। पंजाब का समृद्ध किसान निम्न में से कौन सा विकास नहीं होगा? मतलब पंजाब का जो समृद्ध किसान है उसके लिए निम्न में से कौन सा विकास नहीं होगा? तो सस्ते श्रमिक चाहेगा, मेहनती श्रमिक चाहेगा, विदेश में बच्चों को भेजना चाहता है, लेकिन ये अनाज महंगा बेचना चाहता है, न कि सस्ता। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन केवल प्रति व्यक्ति आय को विकास का आधार मानता है? तो कौन मानता है? विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक मानता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP हमने बताया है, ये 3 मानदंडों को मानता है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है।